वेलकम टू बालाजी आरएस। ये आपकी क्लास फोर्थ है। क्लास थर्ड में हमने जो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ सेकेंडरी बुक से रिलेटेड जो जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके बारे में देखा था। ट्रायल बैलेंस देखा था। ट्रायल बैलेंस में रेक्टिफिकेशन और एरर देखा था हमने। एक बार इसका रिवीजन ले लेते हैं, फिर हम क्लास फोर की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लास थ्री में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट देखा था। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल में पीएनएल के जो एक्सपेंस और इनकम की एंट्रीज होती है उसको काउंट किया जाता है। पर्सनल अकाउंट में तीन टाइप के पर्सनल अकाउंट होते हैं: नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी कि किसी पर इंडिविजुअल पर्सन को कोई ट्रांजेक्शन हुआ हो। आर्टिफिशियल फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूट होती है। और रिप्रेजेंटेटिव जिसमें आपका जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन को आपका या तो आपने पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी उसने सर्विस देने से पहले, यानी कि प्रीपेड कर दिया हो पेमेंट है, या एडवांस पेमेंट किया हो, या आउटस्टैंडिंग किसी से वसूलना बाकी हो, या कोई अक्रूवल पेमेंट आपका पेंडिंग चल रहा हो। तो ये सारे जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। आउटस्टैंडिंग में हमने एग्जांपल देखा था रेंट का, सैलरी का, एडवांस टैक्स होता है, एडवांस सैलरी भी होती है। ठीक। और इनके तीन के रूल्स भी हमने देखा थे। गोल्डन रूल: नॉमिनल में होता है डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस को, क्रेडिट इनकम और गेन को किया जाता है। और पर्सनल में जो है डेबिट रिसीवर को किया जाता है और क्रेडिट गिवर को किया जाता है। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। फिर हमने ये चार्ट समझा था कि कौन से अकाउंट में इंक्रीज होगा डेबिट होगा, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। जैसे अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस में इंक्रीज होता है डेबिट होगा, और डिक्रीज होगा तो लॉस क्रेडिट होगा। फिर हमने सेकेंडरी बुक देखा था कि सब्सिडियरी बुक ऑफ अकाउंट होता है, डे स्पेशल जर्नल कहते हैं। 8 तरीके के ये सेकेंडरी बुक तैयार की जाती है बड़ी फर्म के द्वारा, ताकि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। जैसे कि कैश बुक अलग से बनाई जाती है, सिंगल कॉलम की होती है, डबल कॉलम की, ट्रिपल कॉलम की। सिंगल कॉलम में कैश रिसीव्ड पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। डबल कॉलम में कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट के साथ साथ बैंक वाली एंट्री भी की जाती है रिसीव पेमेंट की। ट्रिपल कॉलम में डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड एक्सेप्ट अलाउड एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया जाता है। फिर ये परचेज बुक देखा था कि क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होगी, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स होगी। परचेज रिटर्न में जो हमने परचेज किया उसे रिटर्न करोगे। सेल्स रिटर्न में आपने किसी को बेचा है तो वो सामान रिटर्न कर रहा है, उसका ट्रांजेक्शन आएगा। लिस्ट रिसीवेबल, फिर लिस्ट पेबल, फिर जनरल प्रॉपर बचा हुआ जो भी जनरल एंट्री होगी जनरल प्रॉपर में आ जाएगी। अगला हमने ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखा था। ट्रायल बैलेंस जब लेजर में आपने एंट्री करने के बाद जो है उसका डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस जो भी है आप उसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हो। फिर उसका दोनों तरफ का टोटल अगर आपका मैच हो जाता है तो आपका ट्रायल बैलेंस सही है। और अगर नहीं मैच होता है तो फिर आपको एरर को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर ये हमने एक ये चार्ट और देखा था। इससे पहले हमने ये तीन मेथड देखे थे: टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल कम। टोटल में तो आपने जो लेजर में जो नीचे टोटल कर रहे हैं वो ट्रांसफर करते हैं। और बैलेंस में जो आप यहाँ पे बैलेंस निकालते हो, बैलेंस अकाउंट आपका जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है जो आप यहाँ पे ट्रांसफर करते हो वही वाला यहाँ पे आप डालोगे। टोटल कम में आप जो है तो यहाँ दो कॉलम बने हैं, इसकी जगह दो एक्स्ट्रा कॉलम और बन जाएंगे। एक तो टोटल वाले बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए, और एक जो बैलेंसिंग आप निकाल रहे हो उसको ट्रांसफर करने के लिए, टोटल कम बैलेंस मेथड में। तो ये चार्ट देखा था हमने कि कहाँ कौन सी एंट्री कहाँ किसका डेबिट हो रहा है, किसका क्रेडिट हो रहा है, एक बार रिवीजन करने के चक्कर में। फिर हमने एरर फाइंडिंग देखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर: चार तरीके के एरर होते हैं। कमीशन में जो है आप किसी रॉन्ग अमाउंट से रिलेटेड होती है, कम ज़्यादा आपने अगर एंट्री में अगर आपने अमाउंट कम लिया हो, ज़्यादा लिया हो, या नहीं लिया हो, नहीं लिया हो तो आपका ओमिट कर दिया, नहीं ओमिशन का एरर हो जाएगा। अगर अमाउंट कम ज़्यादा लिया है तो कमीशन का एरर हो जाएगा। प्रिंसिपल एरर में आपने जो है एंट्री ही गलत कर दी। एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दिया, या फिर कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट बता दिया।
मतलब जो पीएनएल में आना चाहिए उसको आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया, वो प्रिंसिपल से रिलेटेड एरर होती है। कॉम्पनसेटिंग एरर में आपने एक जगह डेबिट में कहीं अगर आपने अमाउंट कम कर दिया, तो किसी और एंट्री का उसका क्रेडिट में भी अमाउंट आपने कम कर दिया। तो जब ये दोनों कम अमाउंट अगर आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है, कॉम्पनसेट कर देती है एक दूसरे को। दो गलतियां एक दूसरे को छुपाने का काम होता है। फिर हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के दो तरीके देखे थे, एक तो जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर नहीं करता हो, और एक जो अफेक्ट करता हो। अगर अफेक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब कि आपने जो है दोनों अकाउंट में जो है गड़बड़ करी है, यानी आपने डेबिट में भी कुछ अमाउंट कम ज़्यादा किया है और क्रेडिट में भी कुछ अमाउंट कम ज़्यादा किया है। तो उसको उस हिसाब से जो है या तो कैंसिल, आप उसको कम ज़्यादा किया है तो एक्स्ट्रा एंट्री करके उसको एडजस्ट कर लो, या फिर अगर गलत एंट्री करी है तो उसको रिवर्स कर दो। जैसे ओमिशन में आपने एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, रिकॉर्ड कर लो, कि आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों में रिकॉर्ड नहीं करी। और कमीशन में जो है आपने अमाउंट कम लिया था, तो आप जो है बचे हुए अमाउंट की एंट्री कर लो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बचे हुए 90,000 का एंट्री कर दी। फिर ऐसे अकाउंट जिसमें ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता हो, ये देखा था हमने। तो कई तरीके से होती है, एक तो कास्टिंग की एरर होती है कि आपने जो है जनरल एंट्री में ही उसकी एंट्री बराबर नहीं करी, या फिर एरर को आपने कैरी फॉरवर्ड एरर करने के और अपनी एंट्री गलत कर दी, और उसी अमाउंट को आगे आपने ट्रांसफर कर दिया लेजर में। फिर लेजर में आप बैलेंसिंग में ही आपने बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, उसमें ही आपने गलत कर दिया। या एरर ऑफ पोस्टिंग टू करेक्ट अकाउंट विद रॉन्ग अमाउंट, एंट्री सही करी, अमाउंट गलत कर दिया। या फिर अमाउंट सही है और अकाउंट गलत आपने चूज कर लिया, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, या फिर आपने दोनों तरीके की एरर कर दी। इसमें एक ये भी देखा था ओमिटिंग, कि आप जो है उस एंट्री को छोड़ ही रहे हो, ट्रायल बैलेंस में आप भूल ही गए उस पर एंट्री करना। लेजर में तो आपने बराबर कर दिया, और वो अमाउंट जो है आगे ट्रांसफर करने में गलती कर दी आपने। सस्पेंस अकाउंट कब बनेगा? जब किसी एक अकाउंट में ही आपने गड़बड़ करी हो। ये इंपॉर्टेंट है सस्पेंस अकाउंट का, कि किसी एक अकाउंट में ही आपने गड़बड़ करी है तो आपका जो है सस्पेंस अकाउंट बनेगा उसको एडजस्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कमीशन में आपने 10,000 का क्रेडिट सेल किया, और उस जिस आदमी की राम के अकाउंट में आपने जो है वो नहीं एंट्री करी, तो या तो 7,000 कर दी या 15,000 कर दी, कम नहीं या तो कम करी या ज़्यादा करी। तो आपने एंट्री क्या करी थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ तो आपने 7,000 कर लिया, यहाँ 10,000 कर लिया, तो जो बचा हुआ 3,000 है उसकी एंट्री आप जो है यहाँ करोगे 3,000। अब ये एंट्री तो सही है, तो इसको यहाँ पे क्रेडिट में कुछ तो डालना होगा, सस्पेंस अकाउंट कर दोगे आप, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करके 3,000 डाल दोगे। ऐसे ओमिशन में आपने जो है एंट्री में ओमिट ही कर दिया, राम अकाउंट में पैसे ही नहीं डाले आपने, तो फिर करेक्ट एंट्री में राम अकाउंट डेबिट 10,000, सस्पेंस अकाउंट में 10,000। सेल्स की एंट्री तो आपकी सही है, गलती तो ये थी यहाँ थी। फिर हमने कास्टिंग से रिलेटेड एरर को देखा था। कास्टिंग एरर जैसे हमने बताया था कि सब्सिडरी बुक यानी जनरल बुक में ही आपने जो है आपने कोई एरर कर दी हो। जैसे कि परचेज बुक में ही आपने जो है टोटल आपका 21,000 हो रहा था, पर आपने उसको 25,000 कर दिया। तो इसमें क्या है, जैसे आपने से 4,000 बढ़ाया ही है ना, तो सस्पेंस परचेज अकाउंट तो आपका डेबिट होता है, तो उसको क्रेडिट में लेकर उसको वहाँ से 4,000 कम करेंगे, और डेबिट में क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट कर देंगे। फिर ये एक और है क्रेडिट सेल 16,000 पर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। आपने कमीशन अकाउंट में ही जो क्रेडिट सेल में जो डालना था आपने कमीशन अकाउंट में डाल दिया। तो इसको अगर रिवर्स करना हो, अगर कमीशन अकाउंट में डाल दिया तो इसकी जगह आपने ये लिखा था, यानी ये क्रेडिट में लिखा था आपने, तो इसको डेबिट कर दो, कमीशन अकाउंट डेबिट 16,000। यहाँ से इसकी ये एंट्री कैंसिल हो जाएगी, और सेल्स अकाउंट में आपने डाला नहीं है एंट्री, तो सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। आपने अगर किसी एक की एंट्री दूसरे में डाल रहे हो, और अगर सेम उसको रिप्लेस कर रहा है, तो फिर आप जो है रिवर्स एंट्री करके भी इसको कर सकते हो, इसमें सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है।
क्लास 4 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। इस ये थोड़ा सिंपल टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है। इसको इसी क्लास में कंप्लीट करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो पुराने क्लास का रिवीजन क्लास ही आपका लंबा हो बन गया है। ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन आपको पता है कि जितने भी आपके फिक्स असेट होते हैं, फिक्स असेट, उसमें से उसका जो है हर साल जो है उसकी वैल्यू कम होती रहती है, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के, लैंड को छोड़ के वैसे जो है आपके बाकी सारे असेट की उसकी लाइफ वैल्यू कम होती है। तो जिसकी जितनी लाइफ वैल्यू कम होगी, उसमें से उतना परसेंटेज वैल्यू आप आइडेंटिफाई करके हर साल उसको माइनस करते रहोगे। आखिर में आपकी एक वैल्यू बनेगी। इस वैल्यू में जो आप उस सामान को सेल कर दोगे, ताकि आगे आप उस सेम चीज़ को, सेम प्रॉपर्टी आप बाद में वापस खरीद सको, लाइफ वैल्यू उसके बाहर होने पर। तो इसमें इम्पोर्टेंट है पहला शेड्यूल सेकेंड, जो कंपनी अकाउंट 13 में है, और पहले था शेड्यूल 14 1956। इसके तहत जो है आप जो डेप्रिसिएशन की ये जो यूजफुल लाइफ होती है किसी असेट की, वो आइडेंटिफाई करते हो, और उसके हिसाब से जो है आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हो। अब एग्जांपल दे रखा है कि किस किस को आप जो है फिक्स असेट का हो गया, मशीनरी हो गया, व्हीकल हो गया, इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड नहीं बिल्डिंग। तो ये सारे जो है असेट होते हैं, जिनके जो है समय समय पे जो है इसकी वैल्यू कम होती रहती है, इसका रिपेयर और मेंटेनेंस का काम चलता रहता है, और एक समय बाद जो है ये यूज़ में नहीं आती। तो इसलिए हम जो है इसका डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब एक ये एग्जांपल देख लो। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 50,000 है और डेप्रिसिएशन 10,000 है, तो आफ्टर टैक्स क्या होगा? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डेप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स, टैक्स लगने से पहले डेप्रिसिएशन लगता है। क्यों? क्योंकि हम जो है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं। ये एक्सपेंस की तरह, हम इसको एक्सपेंडिचर की तरह इसको लिया जाता है, ताकि इसको माइनस करने के बाद जो, ये माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, फिर हम उस पर टैक्स देते हैं। हम जो टैक्स जो है इस पे देते हैं। तो ये आपको एक कैलकुलेशन के लिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में आना चाहिए। अगर कोई प्रैक्टिकल सवाल आता है तो आप जो है इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है, इस तरह से जो है कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन सी चीज़ें जो है डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करती है। पहला तो असेट की खुद की जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट है, यानी जिस पे आपने खरीदा है वो वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ असेट हो गया। ठीक है। फिर इसमें जो है हम, आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद इस असेट को मैं बेचूंगा, तो वो आपकी वैल्यू एक निकल के आएगी, उस वैल्यू में आप बेचोगे। तो आप उसको कहते हैं रेसिडुअल वैल्यू। ऐसी वैल्यू जिसपे आप जो है 10-15 साल बाद उस असेट को बेचने की संभावना, यानी कि आशंका लगा रखे हो। तो एक रेसिडुअल वैल्यू इसको माइनस कर लोगे। फिर डिवाइड बाय इसकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, कि आप कितने साल मानते हो कि इसको यूजफुल लाइफ कितनी होगी, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये कर लोगे तो ये आपका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा इसका। ये चार चीज़ें अफेक्ट करती है। कॉस्ट ऑफ असेट होता है, रेसिडुअल वैल्यू से अफेक्ट करती है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है, और एक डेप्रिसिएबल कॉस्ट होता है कि कितना आप जो है उस पर कॉस्ट लगाने वाले हो हर साल। डेप्रिसिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है? जैसे मैंने बताया, एक्विजिशन कॉस्ट लेस रेसिडुअल वैल्यू, यानी जिस पे आपने खरीदा और जिस पे आप उसको सेल करने वाले हो आज से 10-15 साल बाद, एस्टिमेट वैल्यू, अगर उसकी कोई वैल्यू हो तो उसको डेप्रिसिएबल वैल्यू कहते हैं। जितनी भी अमाउंट निकलेगा, टोटल जितना भी अमाउंट, मान लो 1 लाख का आपने असेट खरीदा, और आप जो है उसको सोचते हो कि 5,000 में आखिर में बेचोगे, 5,000 में, 5 के में, तो डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी बची? 95 के। और मान लो ये अगर 10 साल चलेगी, तो ये 9,500 हो गया आपका। तो हर साल जो है आप डेप्रिसिएशन 9,500 लगाओगे, ताकि 9,500 करके 10 साल बाद 95,000 पूरा हो जाए, और बचा हुआ जो है असेट, जो 5,000 बच रहा है, उसमें आप जो है उस असेट को बेच दोगे। अब ये जो रेसिडुअल वैल्यू है, इसको सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, या निस्तारण मूल्य कहते हैं हिंदी में। ये जो मैक्सिमम जो है 5% की ही हो सकती है, अनलेस अगर आपका जो टेक्निकल स्टाफ है वो अगर ये सर्टिफिकेट दे दे कि ये जो है इस असेट को बेचने पर हमें 10% तक पैसा वापस आ सकता है,
अगर ऐसा लिख दे या 10%, 15%, ऐसा कुछ भी लिख दे, तब उसको जो है हम इसको यहाँ पे आप कैलकुलेशन में ले सकते हो आगे जो डेप्रिसिएबल अकाउंट में। नहीं तो जो है मैक्सिमम जो है 5% तक ही आप इसको काउंट कर सकते हो। जैसे 1 लाख का हमने 5,000 लिया है, 30 बेस पे लिया है। अगला है कुछ असेट जो है शिफ्टों में काम करते हैं। जैसे अगर 10 से 5 की आपकी शिफ्ट है, उसमें असेट आपने यूज़ किया तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा। मान लो आपने डबल शिफ्ट में काम कर रहे हो, उस असेट को यूज़ में ले रहे हो, तो जिस दिन आप जो है जितने पीरियड के लिए आप, ये ध्यान से सुनना, जितने पीरियड के लिए आप उसको डबल शिफ्ट में यूज़ ले रहे हो, सिर्फ उतने पीरियड का ही आपको 50% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यानी ये 1 साल में अगर आपका ये 5,000 लग रहा था आपका, तो ये 9,500 डेप्रिसिएशन लग रहा था, ठीक है। तो मान लो आपने 6 महीने तक जो है इसको डबल शिफ्ट में चलाया, तो इसका जो है फिर इसका जो बचा हुआ जो है, इसको पहले तो 2 टुकड़ों में बांटोगे, तो 6 महीने का पहले डेप्रिसिएशन निकालोगे, फिर इस 6 महीने पर प्लस 50% कर दोगे आप। इस बड़े अमाउंट का 50% नहीं होगा, जितने महीने आपने यूज़ करे हैं, 6 महीने डबल शिफ्ट में यूज़ करे, तो इसका 50% एक्स्ट्रा। और अगर आपने 3 शिफ्ट में यूज़ किया है, तो उस पीरियड में जो है डेप्रिसिएशन आपका 100% बढ़ जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। अब कुछ मेथड देख लेते हैं डेप्रिसिएशन के। एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, तो सिंपल है, अभी जो कैलकुलेशन बताया था उसमें 9,500 आप जो स्ट्रेट लाइन में हर साल जो है 10 साल के लिए आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहोगे, और आपका 95,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 5,000 में उस सेट को भेज दोगे, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। इसका ये कॉस्ट ऑफ सेट, सेट का कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू, यानी कि जो जितने में आप बेचोगे डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ। हमने इसमें 10 माना था, 10 ये हो गया। 1 लाख इसको माना था और 5,000 इसको माना था। ये आपका जो है एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है स्ट्रेट लाइन में। फिर हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग मेथड, ये बैलेंस मेथड, ये आप कर लेना। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं इसको, यानी कि बैलेंस थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। ये कौन से असेट पे होता है? ऐसे असेट जिसकी एफिशिएंसी शुरुआत में ज़्यादा होती है, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। ऐसे में क्या, उस पर डेप्रिसिएशन शुरुआत में ज़्यादा ही चार्ज करने के लिए हम करते हैं। अब इसमें क्या है, एक तो आप जो जिस बुक वैल्यू पे आप जो असेट खरीद रहे हो, मतलब जो 1 लाख आपने खरीदा है स्टार्टिंग में, 1 लाख का असेट खरा है बिगिनिंग में, उसी को ही बेस मान के आप जो हर साल जो है 10% उसमें, या जितना भी आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको करोगे। जैसे 1 लाख इंटू 10%, तो आपने जो है ये 10,000 आपका आ गया। ये हो गया पहले साल डेप्रिसिएशन। अगले साल आपके पास कितना बचा? 90,000। तो अब इसका जो है 10% करोगे, तो इसका 90,000 का 10% कितना था? 9,000। तो इससे इसको माइनस करेंगे तो इसके अगले साल कितना बचेगा? 81,000। यानी हर साल जो है आपका असेट का जो ये वैल्यू है, ये हर साल चेंज होता रहेगा। इसलिए हम जो बिगिनिंग में जो वैल्यू हम जो ट्रांसफर करते हैं, जो असेट में दिखता है हर साल, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू में। ये धीरे धीरे शुरुआत में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे कम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि असेट की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रही है। स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू ज़्यादा कम हो रही है तो उसको ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगेंगे, फिर बाद में कम होती जाएगी ये चार्जेस। फिर आता है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अब ऐसे ऐसे मशीन भी होती है कि एक मशीन मान लो 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, और आप उसको अगर 10 साल तक चलाते हो उस मशीन को, ठीक है, तो अब 1 लाख यूनिट डिवाइड बाय 10 साल करोगे, मतलब 1 साल जो है 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी। अगर वो 1 साल 10,000 पे यूनिट प्रोड्यूस कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो उससे कम प्रोड्यूस कर रही है तो उतना जो है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये टाइम से इससे रिलेटेड कुछ नहीं होता इसमें, या इसमें इसको इस तरह से समझ लो कि आपने 1 लाख अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है, आपने पहले साल ही अगर मशीन को इस तरह से यूज़ किया कि आपने जो है पहले साल ही 20,000 प्रोड्यूस कर लिया, इसका मतलब कि अब वो 5 साल चलेगी आपके हिसाब से। तो इस तरह से जो है इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। आपको याद रखना कि प्रोडक्शन बेस होता है ये। अगर आपने 20,000 यूज़ कर लिया है, अगर 20% कम कर लिया ना, तो इसका 20% डेप्रिसिएशन कर लो, तो 80,000 बचेगा आपका नेक्स्ट ईयर के लिए। 80,000 प्रोडक्शन बचेगा आपका।
इस तरह से अगर मान लो अगले साल आपने सिर्फ 8,000 ही प्रोड्यूस किया, तो आप जो है 8,000 का डेप्रिसिएशन करके 72,000 छोड़ोगे नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये टाइम से इससे रिलेटेड नहीं होता है। ये ज़्यादा होता है कि आपका उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है, कितना वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, वो मशीन कितना प्रोड्यूस करेगा। और जैसे ही आपके 1 लाख पूरे हो जाएंगे प्रोडक्ट, वहाँ पे आपका जो है ये डेप्रिसिएशन भी नील हो जाएगा, और उस पर वो मशीन की भी एक्सपायरी आ जाएगी। अगला है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इसमें भी ऐसा ही है कि हाईएस्ट अमाउंट डेप्रिसिएशन जो है फर्स्ट ईयर में ही चार्ज किया जाता है। इस पर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डेप्रिसिएबल कॉस्ट होती है आपकी इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ असेट डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट। इसमें कैलकुलेशन जो होती है, आप इसका एक फॉर्मूला है सम ऑफ ईयर का निकालने का। इसमें एन तो होता है कि आप जो है उस असेट को कितने साल चलाओगे, और n+1 फिर डिवाइड बाई 10। मान लो इसकी वैल्यू जो है 5 साल चलेगी, ठीक है, तो 5+1 और डिवाइड बाई 2, तो 6×5 = 30, 5+6 = 30 डिवाइड बाई 2 15। तो यूजफुल लाइफ कितना हो गया, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है इसकी, आपने 1 साल तो यूज़ कर लिया, एंड में ही आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। आपने यहाँ पे असेट प्रोड्यूस किया करा 1 लाख का, और एंड में आपने इसको यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, यानी कि आप यहाँ पे 4 बचा आपका, और ये कितना बना आपका था, 15 बना था। तो इसका डेप्रिसिएशन बनेगा 1 लाख इंटू 4/15। ये आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन होगा। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फिर वापस डिक्रीज होगा। जो है नेक्स्ट ईयर यूजफुल लाइफ जो है रिमेनिंग का देखेंगे। नेक्स्ट ईयर आपने पहले साल तो यूज़ कर लिया, सेकेंड ईयर आपने यहाँ से यहाँ यूज़ करके यहाँ यूज़ करोगे, तो अब जो है बचा हुआ रिमेनिंग यूजफुल पीरियड कितना बचा, 3। तो 12 × 3/15, ये आपका रहेगा ऐसे। तो हर साल जो है यूजफुल लाइफ के बेस बनाकर जो है आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो शुरुआत में आपका डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होगा, फिर कम होता रहेगा। अगला है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। दो तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हो डेप्रिसिएशन को। एक तो असेट से माइनस कर लो कि आपने चार्ज कर लिया डेप्रिसिएशन में, या फिर आप प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये क्यों बनाते हैं प्रोविजन, आप हर साल जो है हर प्रोविजन बना के उसका अमाउंट एक्यूमुलेट करोगे, जोड़ते रहोगे, फिर आखिर में आपके पास जो है पूरा डेप्रिसिएशन का एक पूरा अमाउंट जो है लगभग आपके असेट की वैल्यू के बराबर एक अमाउंट इकट्ठा हो जाएगी। इस अमाउंट का यूज करके आप जो है न्यू मशीन खरीद सकते हो। तो प्रोविजन हम इसलिए बनाते हैं ताकि 10-15 साल बाद जो है उसको असेट की वैल्यू आप सेव ही रखोगे वहाँ पे। बस लाइबिलिटी में जो है प्रोविजन बना लोगे आप लाइबिलिटी साइड में, और उसको जो है नए असेट बनाने के लिए यूज में ले लोगे आप। अब ये जनरल एंट्री देख लेते हैं कि जब आप असेट परचेज कर रहे हो तो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर आपने जो कैपिटल लगाया हो तो उससे आप को एंट्री करेंगे। तो ये आपका जो है असेट के परचेज की एंट्री हो गई। अब जो है रिकॉर्ड करना है आपको डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, पहले तो डेप्रिसिएशन टू असेट करोगे, ये आपकी पहली एंट्री होगी। और या फिर ये एक पहली एंट्री होगी आपकी डेप्रिसिएशन टू असेट। अगर आप असेट पे चार्ज नहीं करना चाहते तो सेकंड मेथड क्या था कि आप प्रोविजन बना लो, तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कर दो आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री आप पीएनएल में करोगे, तो पीएनएल में आप जो है डेबिट साइड लिखते हो, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, या आपने पीएनएल में उसकी सेकंड एंट्री डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से जो है आपने उसको मेंशन कर दिया। अब इसकी एक लेजर एंट्री भी देख लेते हैं हम। जैसे ही आपने मशीन खरीदी आपने, एंट्री क्या करोगे, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया, 5 लाख आपने मशीन परचेज के चार्जेस लगा दिए। प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक एक और लगाओगे, अगर आपने उसको इंस्टॉल करने में वही चार्जेस लगाया है, तो ये आपका एक और एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। अब आगे क्रेडिट साइड में आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन देख लो आप। 5 लाख का आपने असेट परचेज किया,
50,000 आपने इंस्टॉलेशन चार्ज लगाया, 550 का तो आपका ये कॉस्ट हो गया। 10,000 आप मानते हो कि आप बेचोगे तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी आखिर में 10-15 साल बाद, 10 साल बाद जब आप मशीन बेचोगे तो आपको ये 5,50,000 का 10,000 तो मिल ही जाएगा। तो ये इसमें से माइनस करोगे, 550 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 10 साल इसकी आप लाइफ मानते हो, तो 54,000 पर एनम। हर साल जो है आप 54,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो यही हमने यहाँ पे किया है कि इस साल के आखिरी जो दिन है 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का, उसमें 54,000 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, बचा हुआ 496 नेक्स्ट ईयर में आपने जो है ट्रांसफर कर दिया 496। फिर ये वापस से अगले साल डेप्रिसिएशन लगाओ। ये तब तक ट्रांसफर होता रहेगा आपका बैलेंस, जब तक आपका ये जो है 5,40,000 जो आपने बनाया है ये जीरो नहीं हो जाता। आखिरी का जो 10,000 बचेगा आपके पास 550 में, जब आप इसको सेल्स करके प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई करोगे। आपने माना 5,000, मान लो 4,000 में बिका तो 1,000 का लॉस हो गया आपको, या फिर आपने माना 5,000 और 6,000 में बिक गया तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया। तो वो कैलकुलेशन आपकी एंड में 10वें साल होगी। अब यही आपकी डेप्रिसिएशन देख लो, वहाँ पे प्लांट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन करना था, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऊपर चला गया 54,000, और यही आपने जो है पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, पीएनएल में जो है आपने ट्रांसफर कर दिया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट में आपने जो है यहाँ पे चार्जेस कर दिए। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट देख लेते हैं। आपने एंट्री क्या करी थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, प्लांट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो प्लांट हो गया आपका, यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। और यहाँ पे भी आप इसको पीएनएल में भी चार्ज करना है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो बाय पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, यहाँ पे 54,000 कब का हो गया। तो ऐसे करके जो है आप हर साल सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट में यही चार्जेस चार्ज करते रहोगे। अब आगे डिस्पोजल ऑफ असेट देखते हैं। जब आप आखिर में असेट बेचोगे तो उसको कैसे एंट्री करोगे आप। अगर स्क्रैप में बेच रहे हो तो अगर आपको पैसे आ रहे हैं तो बचे हुए के क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, क्योंकि असेट आपका जो है कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अब बैंक में डेबिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका ये पैसा आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, अब सेकेंड एंट्री करनी है इसकी कि ये इस ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ये पीएनएल में जो है आपका प्रॉफिट हो गया। और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस तो डेबिट करना है आपको, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो यहाँ पे आपका ये क्लास खत्म होता है। एक बार आप जो है ये सारे नोट्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो मैं इन नोट्स के लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उस लिंक को क्लिक करके उस पर्टिकुलर क्लास की नोट्स आप जो है नेट पे रीड कर सकते हो।